हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, आज हम देखेंगे सोशल साइंस का हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप सबके लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 20 नंबर के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं जो 2023 एग्जाम में पूछे जाएगा। जल्दी से चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है। आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इटली और डी है इंग्लैंड। तो देखिएगा बच्चों, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी वो किसकी थी। पहला ऑप्शन है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, देखिएगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी तो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर, गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रिया, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है रूस। तो देखिएगा बच्चों, जो इटली है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। गैरिबाल्डी ने जो था राष्ट्रीय एकता के लिए, इटली के राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन का संबंध जो था वो किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है आपका जर्मनी, बी है इंग्लैंड, सी है इटली और डी है फ्रांस। तो देखिएगा नेपोलियन का जो संबंध था वो था फ्रांस से। ठीक है बच्चों, किससे था? फ्रांस से था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध जो था वो कब हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। पहला ऑप्शन है आपका 1852 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1853 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1858 ईस्वी में। तो देखिएगा बच्चों, ये जो युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठवां नंबर क्वेश्चन है आपका कि इटली के प्रदेश नेपल्ज तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था। इटली के प्रदेश नेपल्ज तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था। पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है बुर्बो वंश, तीसरा ऑप्शन है मैकाडी वंश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा बच्चों, इटली के प्रदेश नेपल्ज तथा सिसिली पर बुर्बो वंश का जो था वो कब्जा था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर, विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। विलियम प्रथम जो था 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। पहला ऑप्शन है आपका प्रशा, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है सार्डिनिया, चौथा ऑप्शन है इटली। तो देखिएगा बच्चों, जो प्रशा था ना वो वहाँ का विलियम प्रथम जो था 1861 ईस्वी में प्रशा का जो था वो शासक बना था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को देखते जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके बहुत ही बारीकी से छाटा है। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था वो कौन था। पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है कावूर, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क और चौथा ऑप्शन है मेजिनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था वो मेजिनी था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। निम्न में से किस
संधि के फलस्वरूप, देखिएगा बच्चों, किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, दूसरा ऑप्शन है वियना की संधि, तीसरा ऑप्शन है वर्साई की संधि और चौथा ऑप्शन है कुस्तुनतुतिया की संधि। तो देखिएगा बच्चों, ये जो आपका कुस्तुनतुतिया की संधि जो है, यही जो था यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूनान को मान्यता मिली थी, किसमें? कुस्तुनतुतिया की संधि में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो हुई वो किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है आपका 1815 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1848 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। तो देखिएगा, जो फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा जो थी, फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1848 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन जो है वो किसका है? तो देखिएगा, ये पहला ऑप्शन है मैटरनिक का, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क का, तीसरा ऑप्शन है काबुल का और चौथा ऑप्शन है मोत्सिनी का। तो देखिएगा बच्चों, ये जो कथन था ये मैटरनिक का था। और देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पिछले एग्जाम में जो है पूछा गया था, 2022 एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1788 में, दूसरा ऑप्शन है 1790 में और तीसरा ऑप्शन है 1789 में और चौथा ऑप्शन है 1787 में। तो देखिएगा बच्चों, ये जो आपका 1789 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था, किससे था? देखिएगा, पहला दिया गया राष्ट्र से, दूसरा दिया गया संविधान से, तीसरा दिया गया है आम जनता से और चौथा दिया गया है संसद से। तो देखिएगा बच्चों, जो जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट जो था उसका आशय था राष्ट्र से, किससे? राष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। पहला ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो देखिएगा बच्चों, जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो देखिएगा, क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 1915 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1916 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1918 में और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1920 में। तो देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन बिल्कुल आप सही हैं, जो 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? पहला ऑप्शन दिया गया 1920 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1930 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1929 में और चौथा ऑप्शन दिया गया 1942 में। तो देखिएगा बच्चों, जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो घोषित किया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, बात हो रही है नमक सत्याग्रह की, नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? पहला है पोरबंदर, दूसरा है वर्धा, तीसरा है दांडी, चौथा है चंपारण। तो देखिएगा बच्चों, नमक सत्याग्रह जो है वो दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 18 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व पहला ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया लोकमान्य तिलक ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया मौलाना आजाद ने और चौथा ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी ने। तो देखिएगा बच्चों, असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। असहयोग आंदोलन इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 19 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ये तो आप आंख बंद के कराएंगे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, लता मंगेशकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, 1930 में, 1927 में या 1950 में? तो देखिएगा बच्चों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 में चलाया गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, आगा खां, मौलाना आज़ाद। तो देखिएगा बच्चों, ये जो है आपका मोहम्मद इकबाल जो है वो करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो थी मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक पहला ऑप्शन दिया गया सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन दिया गया सुभाष चंद्र बोस। तो देखिएगा बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी जी हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन 23 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? पहला दिया गया है ऑप्शन रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा दिया गया साइमन कमीशन के आगमन, तीसरा दिया गया नमक कानून तोड़कर और चौथा दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो नमक कानून तोड़कर घटना के साथ जो थी वो हुई थी। ठीक है बच्चों, देखिएगा नमक कानून तोड़कर। अगला देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो क्या था? देखिए क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है बच्चों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया है रॉलेट एक्ट, दूसरा दिया गया है खिलाफत आंदोलन और तीसरा दिया गया प्रथम विश्व युद्ध और चौथा दिया गया द्वितीय युद्ध। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। ठीक है बच्चों, क्या था? खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? ऑप्शन ए दिया गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा दिया गया है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा दिया गया खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन और चौथा दिया गया है अहमदाबाद आंदोलन। तो देखिएगा बच्चों, भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन किया था वो था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड जो था वो किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा दिया गया 1921, तीसरा दिया गया 1922 और चौथा दिया गया 1925। तो देखिएगा बच्चों, जो चौरी चौरा कांड था वो किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सेकंड है 1919 में, 1935 में या फिर 1942 में। तो देखिएगा बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन दिया गया है आपका वाशिंगटन, दूसरा दिया गया है जिनेवा, तीसरा दिया गया है न्यूयॉर्क और चौथा दिया गया है ऑस्ट्रिया। तो देखिएगा बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि क्वेश्चन सारे आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा।
29 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया आपसी समझौता, दूसरा दिया गया नई दास प्रथा, तीसरा दिया गया गुलाम प्रथा और चौथा दिया गया है सशर्त प्रथा। तो देखिएगा बच्चों, जो अनुबंध व्यवस्था है उसको नई दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि नई दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप ऑप्शन में ट्रिक करिएगा नई अनुबंध व्यवस्था। ठीक है बच्चों, जो अनुबंध व्यवस्था है उसको नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है और नई दास प्रथा को अनुबंध व्यवस्था के नाम से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो था वो किस वर्ष हुआ। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया 1919 में, सेकेंड दिया गया 1924 में, थर्ड दिया गया 1929 में और फोर्थ दिया गया 1934 ईस्वी में। तो देखिएगा बच्चों, जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 देखिएगा, चीन की क्रांति जो थी वो कब हुई थी। चीन की क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया 1949 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1935 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1954 में और चौथा दिया गया 1932 में। देखिएगा बच्चों, चीन की जो क्रांति थी ये हुई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहला है मक्का, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं और चौथा है तिलहन। तो देखिएगा, जो जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का की जो फसल थी उस पे जो है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती है। किस देश में उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है चीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जापान, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भारत और चौथा दिया गया है ऑस्ट्रिया। तो देखिएगा, जो भारत है, भारत देश से जो उत्कृष्ट कपास है वो पूरे यूरोप में जो है वो निर्यात की जाती थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश में, दूसरा दिया गया है पंजाब में, तीसरा दिया गया है गुजरात में और चौथा दिया गया है उड़ीसा में। तो देखिएगा बच्चों, कैनाल कॉलोनी जो है वो पंजाब में बसाई गई थी। ठीक है, और आज भी जो है कैनाल कॉलोनी जो है वो पंजाब में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लेग, दूसरा दिया गया है एनिमल फीवर, तीसरा दिया गया है मलेरिया और चौथा दिया गया है रिंडर पेस्ट। देखिएगा बच्चों, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण इसके प्रसार से जो है अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ मिलकर आरंभ किया था। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो कितने अनुयायियों के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने जो था वो आरंभ किया था। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया 78, दूसरा दिया गया 72, तीसरा दिया गया 68 और चौथा दिया गया है 70। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इन्होंने कुल 78 यानी कि 78 लोगों के साथ 78 अनुयायियों के साथ जो है वो मिलकर आरंभ किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए। ये तो हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे। तो ऑप्शन दिया गया है मोतीलाल नेहरू, सेकंड दिया गया है देशबंधु चित्तरंजन दास, थर्ड ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय। तो देखिएगा बच्चों, ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। ठीक है बच्चों, लाला लाजपत राय जो थे
ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो था वो कहाँ प्रारंभ किया था। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है पोरबंदर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वर्धा, तीसरा दिया गया है दांडी और चौथा दिया गया है चंपारण। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था, दांडी। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा है, तो ये जो नमक सत्याग्रह था वो दांडी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय जो थी वो कब हुई। पहला ऑप्शन दिया गया 1814 ईस्वी में, दूसरा दिया गया 1816 ईस्वी में, तीसरा दिया गया 1815 ईस्वी में और चौथा दिया गया 1817 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जो नेपोलियन की पराजय हुई थी ये हुई थी 1815 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। जो 1789 ईस्वी में फ्रांस जो था वो किस प्रकार का राज्य था। पहला ऑप्शन दिया गया प्रजातंत्र, दूसरा दिया गया असीमित राजतंत्र, तीसरा दिया गया गणतंत्र और चौथा दिया गया है सीमित राजतंत्र। तो देखिएगा बच्चों, जो 1789 में जो फ्रांस था वो सीमित राजतंत्र था। क्या था, सीमित राजतंत्र। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और लिखे भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं और इसको बार बार पढ़ते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है और ये इजी भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने टाइम है एग्ज़ाम में। तो अगर आप ये क्वेश्चन को डेली यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे, इन पर पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।